मुझे इंडिया भेजा जा रहा था टेस्ट मैच के लिए और फिर वहाँ पर एयरपोर्ट से मुझे वापस बुला लिया गया। तो मैं क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस में जाकर उनसे मैंने पूछा कि ये कौन सा मजाक आपने क्रिकेट को बना रखा पाकिस्तान की। तो उस पर भी उन्होंने बड़ा बुरा मनाया कि आपने हमसे सवाल पूछने की ज़रूरत कैसे कर ली। और मेरा भी इनके साथ यही पर्सनैलिटी क्लैश ही था कि मैं इनसे पूछ लेता था और मैं इनकी कोई परवाह नहीं करता था कि कौन किस ओहदे पर बैठा हुआ है। तो ये चीज़ बार में मेरे रास्ते में बड़ी हर्डल है। वो एक डेफिनेट टफ मैच होता है इंडिया के ख़िलाफ़, और उस वक्त और ज़्यादा मुश्किल था जब मैं खेल रहा था, क्योंकि पाकिस्तान पीछे कंटिन्यूसली 5-7 मैचेस हार चुका था इंडिया से और उनकी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन थी और जितना बड़ा मुश्किल नज़र आता था। मगर अल्लाह का शुक्र है कि जिस मैच में मैं खेला पाकिस्तान वो मैच भी जीता और मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। उसकी की हुई थी लाहौर और कराची की। तो अब वहाँ पर जो एवरेज प्लेयर थे वो भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन जाते थे और उनको इसलिए लंबा अरसा साथ में एडजस्ट रखा जाता था बगैर खिलाए हुए। और एवरेज परफॉर्मेंस पे और बिलो द बेल्ट परफॉर्मेंस पे भी उनको ओब्लाइज किया जाता था। जो हमारे जैसे छोटे शहरों से आने वाले लड़के थे उनके लिए बड़ा एक मुश्किल सूरत हाल थी उस दौर में, क्योंकि चीफ सेलेक्टर भी उन्हीं शहरों से ताल्लुक़ रखते थे। जो आपकी मैनेजमेंट थी पूरी की पूरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उसका ताल्लुक़ भी बड़े शहरों से था। तो इसमें मेरे अलावा भी बेशुमार जो लड़के हैं उन्होंने सफ़र किया और इसमें मैं अपने आप को इसलिए भी थोड़ा लकी समझता हूँ कि एटलीस्ट मैं पाकिस्तान को 3 फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर गया। हालांकि मुझे जो बोर्ड का या चीफ एग्जीक्यूटिव या चेयरमैन था उसने जब मैंने उसको पूछा, मुझे कौन थे वो उस वक़्त नसीम अशरफ थे या शफकत नगमी थे और जाकिर खान थे। तो जनरली हम कश्मीर से, और आपको जानते हैं, दुनिया जानती है कश्मीर को पैराडाइज कहा जाता है और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो ज़्यादातर चलता माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और जब परफॉर्मेंस अच्छी और फिर टीम से बाहर हो जाए, कैसा अजीब सी फीलिंग, यार क्या करूं, परफॉर्म करना था कर दिया और क्या करके दिख। हाय गाइस, यू आर वाचिंग हॉट टॉक विद के आसिफ और आज एक नई एपिसोड के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूं। और आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है, कुछ ऐसे प्लेयर्स पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए जिनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, लेकिन वो नेशनल साइड में आए, परफॉर्म भी किया, लेकिन फिर गायब हो गए। उनमें से एक है हमारे फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। कहाँ गायब हो गए? हम तो आपको ढूंढ रहे थे। गायब तो नहीं हुआ, क्योंकि अभी या आपको किसी ने गायब किया? नहीं, गायब अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कौन कर सकता है। तो खेल तो रहे थे हम, क्योंकि पोर्ट कासिम से मेरा ताल्लुक है और वही मेरा डिपार्टमेंट है। तो 2-3 साल पहले तक पोर्ट कासिम फर्स्ट क्लास खेलती रही है, तो हम भी लगातार उसके साथ खेलते रहे और फिर उस वक्त सीन में भी थे। तो अभी क्योंकि 2-3 साल से डिपार्टमेंटल क्रिकेट हो नहीं रही है, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा सीन से ऑफ है। वैसे डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म होने से नुकसान हुआ प्लेयर्स का, क्या कहेंगे? आपकी जो आबादी है 24 करोड़ से ज़्यादा एक्सटेंड कर चुकी है, तो मेरा ख्याल है कि उस हिसाब से पॉलिसी बनानी चाहिए और इनको मज़ीद डिपार्टमेंट को इंडल्ज करना चाहिए था पाकिस्तान की डोमेस्टिक में। और जो रीजनल क्रिकेट को फ़रोग दिया था इन्होंने, यानी कि डेरा मुराद जमाली और बलोचिस्तान और नॉर्दर्न एरियाज़ तक, उनको मज़ीद उनको एडवांटेज देना चाहिए था और फैसिलिटेट करना चाहिए था कि वहाँ पर मज़ीद सहूलतें देते और मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वो इस नेशनल जो डोमेस्टिक सर्किट है उसका हिस्सा बनते। यहाँ पर एक थोड़ा से हमारे जो वाइस प्रिंसिपल थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, तो हमें थोड़ा सा लीव्स का मामला था, क्योंकि मैं प्रोफेशनल क्रिकेट का आगाज़ कर चुका था। तो साथ में फिर मुझे जो हमारे जो हेड थे डिपार्टमेंट के, मैं एडमिशन लेने गया तो उन्होंने कहा कि आप बेहतर है कि किसी लैंग्वेज में एडमिशन ले लें, क्योंकि एक तो आपकी डिग्री मुकम्मल हो जाएगी और दूसरा आपको जो लीव से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, इसमें आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलेगी। यानी पंजाबी ने आपकी क्रिकेट में हेल्प की? बहुत बड़ी हेल्प की जी। पंजाब ने भी, पंजाबी ने भी। बिल्कुल बिल्कुल। आपका मानना ये है कि मिसबाह उल हक, यूनुस खान या शुएब मलिक, वो कोई पाकिस्तान की क्रिकेट को उन्होंने कोई सर्व नहीं कर पाए जिन मानों में करना चाहिए? मैं हमेशा से एडमायर करता रहा हूँ इमरान खान को। तो दूसरी जानिब जब मैंने इनको देखा, क्योंकि मैंने खुद भी कैप्टनसी की हुई है, कोई 6-7 साल मैं मुल्तान रीजन का, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रीजन था, उसका मैं कैप्टन रहा हूँ फर्स्ट क्लास का। तो मुझे इन तीनों चारों में कोई चीज़ भी ऐसी
पसंद नहीं आई कैप्टनसी में कि जिससे ये पाकिस्तान को एक तो जो यंग है डेवलपमेंट का काम करते जिस जनरेशन में यूथ को एम्पावर करते या फ्लोरिश करते थोड़ा सा क्रिकेट को या पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई बूस्ट मिलता। ये सब जितने भी आपने नाम लिए हैं सब अपने एक किस्म का एक पंजाबी का लफ्ज़ है डंग टपाओ पॉलिसी के तहत आए थे और उसी के मुताबिक इन्होंने क्रिकेट खेली, कैप्टनसी की और चले गए। और इसी वजह से जो पाकिस्तान क्रिकेट में आज कैतर उल-जाद की जो कैफियत है वो इनकी इसी एटीट्यूड की वजह से मेरा है। पाकिस्तान में कहा जाता है कि मेरिट जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है, पर्ची आगे आ जाती है। आप सिस्टम में रहे, ऐसा होता था? पाकिस्तान में जो सिस्टम है वो ज़्यादातर चलता माइट इज़राइल, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उन सब में यही पोजीशन चलती है कि जो लोग मेरिट पर होते हैं या कॉम्पिटेंट होते हैं या किसी भी काम के एहल होते हैं, विजनरी होते हैं, जिनमें एजुकेशन होती है, उनको पीछे धकेल दिया जाता है। और जो जिनकी लाइकिंग होती है, जिनके पास कुछ सोर्सेज होते हैं, वो हमेशा उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेल्प दी जाती है और उनको भी ऊपर लाया जाता है। आप मुल्तान से खेलते रहे, मुल्तान सुल्तान्स आजकल बड़े अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने पिछले PSL में। सो उनकी परफॉर्मेंस को और ये फ्रेंचाइज क्रिकेट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, फ्रेंचाइज क्रिकेट की अहमियत उस वक्त ही उजागर होगी जब ये नीचे जाकर बेस पर काम करेंगे, ग्रास रूट लेवल पर। जब तक ये ग्रास रूट लेवल को अहमियत नहीं देंगे और नीचे प्रोडक्शन नहीं करेंगे, उस वक्त तक तो मेरे जैसा जिस आदमी ने एक प्रैक्टिकली काम किया हो ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट का पूरा स्ट्रक्चर देकर ऊपर आया हो, उसके लिए तो इनकी कोई अहमियत नहीं है। सिवाय ये है कि इनके जो ऑनर्स हैं या जो प्लेयर्स जो उन्होंने चूज़ किए हुए हैं उनको एक प्रोजेक्शन मिल जाती है, उनको फेम मिल जाती है, उनको पैसा आ जाता है, सब आ जाता है उनके पास। यानी आपका कहने का मतलब है इससे पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसको कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा? देखें, ये तीसरा चौथा एडिशन है इसका PSL का, मगर आपकी क्रिकेट कहाँ पर जा रही है? आप टेस्ट क्रिकेट में बॉटम पर जा रहे हैं, वनडे में बॉटम पर जा रहे हैं, आपकी T20 में पोजीशन नीचे गिर रही है। तो इसका मतलब है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट का पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को या पाकिस्तान की ओवरऑल क्रिकेट को कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल। और जब परफॉर्मेंस अच्छी और फिर टीम से बाहर हो जाए, कैसा अजीब सी फीलिंग, यार क्या करूं, परफॉर्म करना था कर दिया और क्या करके दिखाऊं यार। असल में ये उसके लिए होता है जिसके साथ पहली दफ़ा हो रहा हो, और हम तो इस चीज़ के अब यूज़ टू हो चुके थे क्योंकि 10-15 साल से परफॉर्मेंस कर रहा था और उसके बावजूद चांस नहीं मिल रहा था, और फिर भी चांस मिला, फिर परफॉर्म किया, फिर बाहर, फिर दोबारा चांस मिला, फिर परफॉर्म किया, फिर बाहर। तो ये एक रूटीन मैटर बन चुका था मेरे लिए, इसमें कोई मेरे लिए शॉकिंग चीज़ नहीं थी। और आप ये समझते हैं कि ये जो बातें होती थी कि पाकिस्तानी टीम में पॉलिटिक्स है, ऐसा होता था कि कोई ग्रुपिंग्स बनी हुई हैं, पॉलिटिक्स चल रही है, एक ग्रुप जो है वो तगड़ा है, दूसरा ग्रुप को गिराने की कोशिश है और उस गिराते गिराते पाकिस्तानी टीम गिर गई? बिल्कुल ऐसे ही होता है ये, क्योंकि जहाँ पर एजुकेशन की डेफिशिएंसी, लैक ऑफ एजुकेशन होगी, विजन नहीं होगा, आप अपनी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग पर जाएंगे और आपकी शॉर्ट टर्म पॉलिसी होगी, आपकी नेशनलिज्म की कमी होगी आपके अंदर, आपको पता ही नहीं है कि नेशनलिज्म किस चीज़ का नाम है, किस ब्लॉक का नाम है, आप सिर्फ अपने चंद पैसों के लिए आते हैं, शोहरत के लिए, मैचेस के लिए या लॉबी। तो इसमें फिर लॉबी डेफिनेट और पॉलिटिक्स भी आती है, लॉबी भी डेवलप होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एजुकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे आप इन चीज़ों से बाहर नहीं आ सकते। और ये जो मैच फिक्सिंग के स्कैंडल्स आए जिनमें आमिर भी, आसिफ भी, सलमान भट्ट भी, तो मैच फिक्सिंग ने भी पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल, इसकी भी यही वजह कि आपकी बेसिक एजुकेशन नहीं है। आप जो आपके ऊपर बोर्ड के चेयरमैन से लेकर नीचे तक जो प्लेयर्स हैं और नीचे अमले तक, वो आप लाइकिंग डिसलाइकिंग की बुनियाद पर चूज़ करेंगे, उनको आप सेलेक्ट करेंगे, और उनमें भी इस तरह का जो बच्चों को ट्रेन करने की उनमें कोई टेंडेंसी नहीं है। तो फिर इस तरह की चीज़ें आपको अक्सर देखने को मिलेगी क्रिकेट में। ये मैच फिक्सिंग का ये जो मैटर्स हैं, आप नहीं समझते कि इसके ऊपर बोर्ड को कोई सख्त स्टेप्स लेने चाहिए ताकि पाकिस्तान की बदनामी ना हो दोबारा? देखिए, इसमें बहुत लूज़ पोल इन्होंने दे दी हैं। जब इन्होंने इसको आमिर को वापस लाए, सलमान भट्ट को डोमेस्टिक की इजाज़त दी, मोहम्मद आसिफ को इजाज़त दी, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बेस्ट टाइम था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और क्रिकेट बोर्ड के लिए कि उस वक्त उनको आने हाथी से निपटते। देखें कि मोहम्मद आमिर को खिलाकर भी पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा नहीं हुआ। यही बात हम उस वक्त कर रहे थे कि इसको खिलाने का फ़ायदा नहीं है, उल्टा एक आप रास्ता खोल देंगे सबके लिए, और कोई भी जो नया लड़का आएगा उसके लिए एक बिल्कुल आइडियल सिचुएशन बन जाएगी कि आप थोड़े अरसे के लिए इतना बड़ा पैसा
कमाएं, थोड़े अरसे के लिए सजा पाकिस्तान बाहर नाम बेचें और नाम बेचें बाहर और दोबारा पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन जाए। तो आपने एक खोल दिया। अब आपके पास कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है और वो मॉरल वैल्यूज़ पे नहीं खड़ा हुआ कि किसी और को वो रोक सकता है कि आप इस तरह के काम ना करो। तो जब आप पाकिस्तान टीम में थे तो आपको कोई ऐसा फील होता था कि यार हम मैच खेल रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है वो जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो सियासत की वजह से पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस का पूरा बिल्कुल होता है। और काफ़ी जगहों पे इस तरह का इश्यूज़ आते हैं जहाँ पर आपको फ़ील होता है कि पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे, अपनी ज़ात के लिए खेल रहे हैं। दिल दुखता हो? डेफिनेट जब आप एक लंबा स्ट्रगल करके आए होते हैं और आपके सामने एक अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने की सलाहियत मौजूद होती है और आपके पास आप देखते रहे होते हैं कि कुछ लड़के इस तरह के तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो अपने इंडिविजुअलिज़म को प्रमोट कर रहे हैं और नेशनलिज़म के बजाय वो अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, तो डेफिनेट दुख तो होता है।